हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, देखो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसके अनुसार क्या होता है कि किसी क्षण, ठीक है, किसी क्षण गतिशील माइक्रो पार्टिकल्स के मोमेंटम तथा स्थिति, मतलब संवेग तथा स्थिति को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। जैसे ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, इसकी जो स्थिति है, इसकी संवेग है, उसको हम लोग एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, छोटा पार्टिकल्स या बोलो माइक्रो पार्टिकल्स। जैसे क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो मोमेंटम होगी, मोमेंटम एंड पोजीशन, ठीक है, दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना असंभव है, या क्या बोलो, एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल अवधारणा दी गई है या इक्वेशन दी गई है, जो क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन h/4π। ठीक है, ये हमारा गणितीय रूप है। अब ये जो डेल एक्स है, डेल एक्स क्या चीज़ को बताता है, पोजीशन को। डेल पी क्या चीज़ को बताएगा, उसका मोमेंटम को, है ना। तो ये समझ आया, एकदम सिंपल सा है। मोमेंटम और पोजीशन दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे देखो, ये है हमारा आई, ठीक, आई है, ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है क्या, माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। देखो ये आई है हमारा, ये है माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो कभी कभी हमको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे दिखाई देगा, फिर थोड़े देर बाद दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। समझ रहे हो, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग माइक्रोस्कोप देखे होंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड होता है ना, जिसके कारण हमको थोड़ा दूर दिखाई देता है, फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ा दूर। तो इसका मतलब ये है कि इसका मोमेंटम कितना है, पोजीशन देखो, हमको थोड़े देर में यहाँ दिखाई देने लग गया था, फिर कुछ समय पश्चात यहाँ पे दिखाई देने लग गया। अब सोच, अब आपको बोलेंगे कि दोनों को एक साथ कैलकुलेट करके बताओ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि इसका जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है और पोजीशन होता है, दोनों को हम लोग एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो नेक्स्ट है हमारा क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। ठीक, देखो डी ब्रॉगली की परिकल्पना, डी ब्रॉगली ने क्या बताया? डी ब्रॉगली, इन्होंने क्या बताया? जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव और पार्टिकल्स दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, मतलब ये डुअल नेचर बताए है ना इन्होंने, डुअल नेचर। तो देखो ध्यान से सुनिएगा ना, डी ब्रॉगली की परिकल्पना मतलब इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया। कब? 1920 में न्यू मॉडल प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रस्तावित किया। इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? इसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा में घूमता हुआ न मानकर, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा में घूमता हुआ न मानकर किसी विशेष स्थान में या आयतन में इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पर बल दिया गया। क्या? जैसे हम लोगों को ये पता है ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है, इतना तो सभी को पता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको कक्षा में घूमता हुआ ना मानकर किसी विशेष स्थान में, ये पूरा चारों ओर इसके नहीं, मतलब इसका एक फिक्स्ड स्थान होगा। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा, मतलब पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी बल दिया गया परमाणु पर नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक क्या किया? इलेक्ट्रॉन के वेव गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। समझ आया? अभी क्लियर हो जाएगा। इस समीकरण में बोर द्वारा प्रस्तावित ऑर्बिट को, जिसमें इलेक्ट्रॉन को गति करता हुआ माना गया, एक फलन साई से प्रतिस्थापित किया गया। एक फलन है हमारा, साई से प्रतिस्थापित किया गया, जो किसी स्थान विशेष पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने से संबंधित होता है। ठीक है, यह समीकरण इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाओं पर उससे संबंध तरंग का वर्णन करता है। त्रिविम तल जैसे कि हमारा एक्स, वाई और जेड, ये क्या है? हमारा त्रिविम तल है। अब देखो क्या समझ आया? श्रोडिंगर ने क्या बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर, मतलब इस कक्षा में घूमता हुआ ना मानकर एक फिक्स्ड स्थान पे घूमता हुआ माना। तो देखो ये कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, वो न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा? मूव करता है। तो वो क्या होता है? उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड हो जाती, फिक्स हो जाती है, जिसके वजह से वो क्या करने लग जाता है? वेव के समान बिहेव करने लगता है, जैसे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हमारा पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक, चाहे आप लोग इससे समझो, ये इसके चारों ओर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इसकी एनर्जी को ये एक जगह पे क्वांटाइज्ड हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, जिसके कारण ये क्या करने लगेगा? वेव के समान बिहेव शो करने लगेगा। ठीक है, अब देखो वेव के समान बिहेवियर कब करेगा? तो कब करेगा?
कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। इस टाइम क्या होगा, एनर्जी क्वांटाइजेशन हो जाएगा। क्वांटाइजेशन मतलब फिक्स्ड ना, क्वांटाइज्ड का मतलब ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करेगा, वेव बिहेवियर शो करेगा, वेव बिहेवियर। अब डिसकंटिन्यूअस फ्लो कैसे होगी एनर्जी की, ऐसे होगी, तभी तो ये वेव के समान व्यवहार कर पाएगा, ऐसे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस फ्लो। यदि डिसकंटिन्यूअस फ्लो होती है एनर्जी, ऐसे ऐसे फ्लो होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइम एनर्जी क्वांटाइज्ड हो जाएगी और ये वेव के समान बिहेव शो करने लगेगी, ठीक है। और यदि जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या करेगी, कंटिन्यूअस फ्लो करने लगेगी। क्या, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, पार्टिकल्स के समान बिहेव करेगा, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये है, यहाँ से उठा और सीधा ये कंटिन्यूअस फ्लो हो गया, तब ये पार्टिकल्स के समान व्यवहार शो कर रहा है और यहाँ पे वेव की व्यवहार शो कर रहा है। क्लियर है। अब इसके लिए अब हम लोग क्या देखेंगे, देखो इसके लिए जो श्रोडिंगर थे उन्होंने क्या बताया, जो त्रिविमीय तल होगा, मतलब क्या एक्स वाई और जेड तल में, तो ये समीकरण हमको निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। कैसे कैसे प्राप्त होगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल, ये वाई होगा ना, डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब ये जो समीकरण 1 आप लोगों को दिख रहा है, इसी समीकरण 1 को हमको डेरिवेशन के माध्यम से प्रूव्ड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ देख लो कि इसको बोलते क्या क्या है, फिर अभी हम लोग इसका डेरिवेशन डिराइव्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जहाँ पे एक्स वाई वेयर, या जहाँ बोलो एक्स वाई एंड जेड तीनों क्या है, स्पेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब 3 अंतरिक्ष कार्तीय निर्देशांक है। स्पेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक्स वाई जेड जो दिख रहा है आप लोगों को, एम क्या है, एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा एच, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। फिर क्या बचा, ई, ई क्या है हमारा, कंप्लीट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर क्या बचा, वी, वी क्या है, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में इसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर। साई, साई क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है, ठीक है। वेव फंक्शन बोलो, वेव फंक्शन, फलन। क्लियर। ये हमको जो समीकरण दिख रहा है इसको क्या क्या बोलते हैं, ये अब इसको हमको डिराइव्ड कैसे करना है ये देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो समझ आ गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसको बोल रहे हैं समझ गए आप लोग। अब हम लोगों को करना है क्या, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो अब डेरिवेशन निकालेंगे हम लोग, क्या लिखोगे, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, किसी कण तथा इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। क्या, देखो टोटल एनर्जी किसी पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है, वो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग होती है।
तो टोटल एनर्जी के से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। शॉर्ट में इसको आप लोग KI लिख सकते हो, KE, और इसको PE। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता होगा, क्या पता होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv का स्क्वायर। और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ आया। इसको आप लोग दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ गए। यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है स्मॉल v से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है ना, उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग निम्न प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करोगे आप लोग? आप लोगों को ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को और निम्न प्रकार से लिखेंगे। तो हमारा देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, इस काइनेटिक एनर्जी में हम लोग क्या कर देंगे, इसके ऊपर और इसके नीचे m का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को निम्न प्रकार भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कैसे करोगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, 1/2 mv का स्क्वायर है, इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग निम्न प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों में क्या कर देंगे, हम लोग m का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 m है ना, mv है, तो m इंटू mv स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m। इसको बना लो आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नहीं, इसको नहीं बनाओ, नीचे करते हैं, उसको करना। तो देखो यहाँ पे आप लोग चाहो तो और एक चीज़ क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एवं नीचे m का मल्टीप्लिकेशन करने पर, ठीक है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो देखो ऊपर नीचे m का मल्टीप्लिकेशन करें तो अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2, यहाँ m है, यहाँ m है, दोनों m है, तो क्या हो जाएगा, mv का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे क्या है, m, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आप लोग बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आगे, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, mv। तो कैसे लिखोगे, देखो क्या करना है, mv, जो हमको mv मिला है, mv के वैल्यू को डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या था हमारा, mv इज इक्वल टू h/λ, यही था, इसके जस्ट पहले पढ़े हैं, से प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे तो हमको क्या, निम्न इक्वेशन प्राप्त होता है। तो देखो क्या इक्वेशन मिलता है, ये देखते हैं। हमको क्या मिला है, इसके जस्ट पहले वाले में, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ना, 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m, यही है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 माने हुए हैं। आप लोग इसको और बार बार नहीं लिखना ना। देखो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, mv के जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है उससे हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे mv दिख रहा है, तो mv इज इक्वल टू क्या होता है, h/λ। तो हम लोग इस mv के जगह में क्या लिख सकते हैं, h/λ। तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू, mv का वैल्यू क्या मिला हमको, h/λ मिला, तो h/λ हो जाएगा अपॉन 2m है, तो 2m हो जाएगा पूरे का, ये हो गया, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर।
अब देखो, अब क्या करना है, इसको आप लोगों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 mv स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सबके लिए स्क्वायर आ जाएगा, तो देखो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो, चला जाएगा। यहाँ पे जैसे ये है 1/2/3 ऐसे है, तो इसको आप लोगों को ऊपर लेके आना है, तो क्या करोगे, 1/2 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/1 होगा ऐसी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे h/λ है और अपॉन 2m है, तो ये लेमडा क्या हो जाएगा, ये 2m उठ करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये इसके साथ हो जाएगा ना, इन लोग के पास हो जाएगा, तो क्या होगा, ये देखो क्या होगा, h स्क्वेयर अपॉन क्या होगा, 2m है, ये यहाँ से उठ करके इन लोग के पास नीचे आ गया, रेसिप्रोकल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2, अब ये दोनों के लिए है ना, इन लोगों के लिए था, तो इसके लिए भी ऐसे होगा, h स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर दोनों पे आएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर, फिर क्या है m, तो m लिख दो, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से, सॉरी इक्वेशन नंबर ये 3 है, 3 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिली, 1/2 mv स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लो इक्वेशन नंबर 3 से 1/2 mv स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, उसको लिख लेते हैं ना यहाँ पे, 1/2 mv स्क्वायर प्लस v, यही था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 का जो वैल्यू मिला है उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगी, ये e इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे, h स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर m है प्लस v, यही होगा। अब देखो, अब यहाँ से आपको ये दिख रहा है, ये e इज इक्वल टू होगा ना, ये e उठ करके कहाँ चला जाएगा, इधर साइड आ जाएगा, तो जब ये इधर साइड आएगा तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, h स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर m, अब ये e उठ करके इधर आ रहा है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e माइनस v, ये प्लस था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, नहीं समझ रहे, ये प्लस है तो इसके इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, तो इसको आप लोग मान लो इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। अब यहाँ से आप लोग लेमडा स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगी, h स्क्वायर अपॉन क्या है यहाँ पे 2m है, फिर क्या है e माइनस v, इसको समीकरण 5 दे दो। समझ आया क्या क्या किए हैं। अब देखो आगे, अब देखो एक चीज़, कोई माइक्रो पार्टिकल्स जो वेव मोशन मतलब तरंग गति से घूमता है या रिवाल्व करता है, लिखो घूमता है, इसके लिए एक्स डायरेक्शन में गति इक्वेशन को निम्न गति समीकरण को भी लिख सकते हो प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे आप लोग, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर इंटू साई अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 6 क्या बोला कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल, मतलब जो माइक्रो पार्टिकल्स होता है उसका जब तरंग गति से घूमता है तो उसको हम लोग एक्स डायरेक्शन के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है। तो देखो अब इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, ये 5 हो गया। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5वां, वहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर दिख रहा है। हमको इक्वेशन नंबर 5 में लेमडा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 से लेमडा स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन साई। अब देखो यहाँ पे लेमडा है, ठीक है। अब लेमडा का वैल्यू आप लोग इसको ऐसे लिख लो, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर होगा। क्या, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर साई है, इसको अलग से ऐसे लिखो। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, लेमडा स्क्वायर दिख रहा है। तो लेमडा स्क्वायर का मान पिछले वाली इक्वेशन से क्या मिला है हमको, एच स्क्वायर अपॉन 2m(e-v) मिला है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लेमडा स्क्वायर का मान इसके पहले वाली इक्वेशन से क्या मिला है, एच स्क्वायर अपॉन 2m(e-v) यही मिला है। अब यहाँ से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ऊपर का नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो 2m होगा अपॉन लेमडा स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएंगे, e-v इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहाँ तक, कुछ नहीं किया है। यहाँ पे लेमडा स्क्वायर दिख रहा है, तो ये लेमडा स्क्वायर का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे क्या होगा, एक्स डायरेक्शन के लिए था ना ये। अब इसको अब आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, यहाँ पे 4 है और 2 है, 4 का 2 के साथ जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर, m है तो m, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है एच स्क्वायर, फिर क्या है e-v, फिर ये जो साई है इसको बाहर लगाना है, इज इक्वल टू 0। समझ आया, इसको इक्वेशन नंबर 7। क्लियर यहाँ तक। अब देखो क्या मिला हमको, ये इक्वेशन नंबर 7 क्या मिला है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e-v साई इज इक्वल टू 0। ये हमको समीकरण 7वां मिला है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा है, क्या चीज़, ये एक्स तल के लिए है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी खाली हम लोग एक्स डायरेक्शन के लिए निकाल रहे थे, तो अब हमको क्या करना है, हमको अब तीनों डायरेक्शन के लिए निकालना है। तो जब आप लोग तीनों डायरेक्शन के लिए निकालोगे, तो तीनों डायरेक्शन के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, ये एक्स के लिए था। अब क्या लिखो यहाँ पे, तीनों एक्सिस के लिए वेव इक्वेशन निम्न प्रकार हो जाता है। तो तीनों एक्सिस के लिए करोगे तो क्या करोगे, देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्या है 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, फिर क्या है e-v साई इज इक्वल टू 0। यही है, इसको समीकरण 8, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8। अब देखो, अब इतना चीज़ आप लोगों को दिख रहा है, ये 3,
तीन चीज़ दिख रहा है आप लोगों को, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो इसके जगह पे अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो सबसे पहले जो हमको इक्वेशन मिला है इसी को हम लोग श्रोडिंजर इक्वेशन कहते हैं, है ना। यही हमारा है श्रोडिंजर इक्वेशन। सबसे शुरू में जो समीकरण लिखे हैं यहाँ पे ये डिराइव्ड हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 8 में ये तीन चीज़ दिख रहा है, तीनों को हमको क्या करना है, हटाना है। तो इसको हम लोग और निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो डेल स्क्वायर लिखा है लाप्लासियन, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। जब आप लोग क्या पढ़ोगे, क्वांटम पास्टुलेट्स पढ़ोगे, अवधारणाएं पढ़ोगे, क्वांटम अवधारणा, तो उसमें आता है बहुत सारे उसका अवधारणाएं जो दिए हुए हैं वो, तो एक आता है उसमें लाप्लासियन ऑपरेटर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि लाप्लासियन ऑपरेटर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, चूँकि लाप्लासियन ऑपरेटर बराबर क्या होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये होता है लाप्लासियन ऑपरेटर बराबर। इसीलिए हम लोग क्या किए, लाप्लासियन ऑपरेटर इसके जगह पे ये लाप्लासियन ऑपरेटर रख दिए। क्लियर है। तो ये जो हमको इक्वेशन मिली है, ये जो हमको समीकरण मिली है, इसी समीकरण को हम लोग बोलते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। देखो जो हमारा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, इस श्रोडिंजर इक्वेशन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसका हम लोग यदि लिखेंगे तो इस मान को हम लोग निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कर सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन क्या है, एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। जबकि आप लोगों को तो पता है लाप्लासियन ऑपरेटर बराबर क्या होता है, डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, अब ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो स्थितिज ऊर्जा है उस स्थितिज ऊर्जा के लिए जो श्रोडिंजर इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, निम्न प्रकार से और व्यक्त कर सकते हैं। जैसे v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं, माइनस जेड ई का स्क्वायर अपॉन क्या, r। इससे हम लोग और व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे v क्या है, v क्या है तो पता ही है, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ये है। और यहाँ पे जो प्लस जेड ई होता है ये क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या, न्यूक्लियस का जो आवेश होता है वो। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। फिर कौन बचा, ई बचा, तो ई क्या है हमारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। ये होता है फार्मूला, हम लोग इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को।